हेलो प्यारे बच्चों, क्लासेस बसंत भाग 1 पाठ 4 चांद से थोड़ी सी गप्पें, जिसे लिखा है शमशेर बहादुर सिंह ने। ठीक है ना। तो इसमें जो कविता है तो ये 10-11 साल की एक लड़की है जो चांद से बातें कर रही है। वह चांद से कहती है कि आप गोल हैं पर जरा तिरछे नजर आते हैं। आपका वस्त्र यह पूरा आकाश है जिसमें तारे जड़े हैं। इस पोशाक के बीच में केवल आपका गोरा चिट्टा गोल चेहरा ही दिखाई देता है। आप हमें बेवकूफ़ मत समझिए। हम जानते हैं कि आप तिरछे क्यों नजर आते हैं। आपको कोई बीमारी है, तभी आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, फिर पूरी तरह से गायब हो जाते हैं, फिर बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं जब तक पूरे गोल न हो जाए। पता नहीं क्यों, पर आपकी यह बीमारी ठीक होने की ही नहीं होती है। ठीक है। तो कविता के माध्यम से ये लड़की जो है, सप्रसंग इसकी व्याख्या आप करेंगे। ठीक है ना। तो ये लड़की जो है कविता के माध्यम से चांद से बड़े ही भोलेपन से बातें कर रही है। तो प्रसंग जो आप लिखोगे प्रसंग हेडिंग डाल करके, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 1 में संकलित शमशेर बहादुर सिंह की कविता चांद से थोड़ी सी गप्पें से ली गई हैं। इसमें एक 10-11 साल की लड़की चांद से बातें कर रही हैं। ओके। फिर हेडिंग डालेंगे व्याख्या में लिखेंगे, लड़की कहती है कि आप एकदम गोल हैं पर जरा तिरछे नजर आते हैं। यह तारों जड़ा पूरा आकाश आपकी पोशाक है और आप इसे पहने हुए हैं। इस पोशाक को अपने चारों ओर इस तरह फैला रखा है कि इसके बीच से बस आपका गोरा चिट्टा और गोल मटोल चेहरा ही दिखाई देता है। ठीक है बच्चों। इसका जो शब्दार्थ है, कुल अर्थात पूरा, पोशाक वस्त्र या कपड़े, चारों सिमत चारों दिशाओं में। ठीक है। आगे देखते हैं जो दूसरा पद है, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे, खूब हैं गोकी, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। ठीक है। इस तरह से लड़की जो है चांद से बातें कर रही है। तो इसमें जो शब्दार्थ आएगा, नजर आना अर्थात दिखाई देना, गोकी का अर्थ होगा यानी, निरा का अर्थ होगा एकदम। ओके। और फिर व्याख्या करेंगे आप, लड़की कहती है कि आप अजीब हैं, पता नहीं कैसे तिरछे नजर आते हैं, पर आप मुझे मूर्ख मत समझिए। मैं जानती हूँ कि आपको कोई बीमारी है। ओके। जो तीसरा पद है वो है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाए। बिल्कुल गोल यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। ठीक। तो इसमें जो है आप दम को लिखेंगे सांस, दम अर्थात सांस, मरज अर्थात बीमारी। ठीक है ना। व्याख्या करेंगे, लड़की कहती है कि जब आप घटना शुरू करते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ना शुरू करते हैं तब तक बढ़ते हैं जब तक बिल्कुल गोल न हो जाए। आपकी यह बीमारी ठीक होने को ही नहीं आती है, अर्थात आप ठीक ही नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न है आपका, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि जैसे चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है और ख में चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। आप किसे सही मानते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, लड़की यह बताना चाहती है कि संपूर्ण आकाश तुम्हारे चारों ओर ऐसा लगता है जैसे यह संपूर्ण आकाश ही तुम्हारा वस्त्र है जिस पर सितारे जड़े हैं। ओके। दूसरा क्वेश्चन है आपका, कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होगी? इस कविता में आई बातों की मदद के अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। तो दिन, कारण, पूर्णिमा, अष्टमी, पूर्णिमा के बीच में, प्रथमा से अष्टमी के बीच में। तो देख लेते हैं इसका उत्तर। दिन, कारण, पूर्णिमा, चांद पूरी तरह गोल नजर आता है। अष्टमी से पूर्णिमा के बीच चांद तिरछा नजर आता है। प्रथमा से अष्टमी के बीच
चाँद बहुत पतला नजर आता है। मेरे विचार से कवि ने चाँद से अष्टमी से पूर्णिमा के बीच गप्पे लगाई होगी। ठीक है बच्चों। तीसरा क्वेश्चन है आपका, नई कविता में कुछ छंद के बदले बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब वह तस्वीर है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है, अर्थात जो चित्र हमारे ध्यान में आता है। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनसे कई चित्र हमारे मन में बने। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। तुम इस कविता के और किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे? ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिखकर दिखाओ। तो यहाँ पे है आंसर, जैसे गोल मटोल, घटते घटते, बढ़ते, तिरछे, कुल कुल। तो इस तरह से आप लिख लेना। ओके। अनुमान और कल्पना तो खैर आपको करना था, पर चलो देख लो, मैंने करा ही दिया। कुछ लोग बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं। यदि चांद का स्वभाव ही आसानी से चिढ़ जाने का होता तो वह किन बातों से सबसे ज़्यादा चिढ़ेगा? चिढ़कर वह उन बातों का क्या जवाब देगा? अपनी कल्पना से चांद की ओर से दिए गए जवाब लिखो। तो देखो, जैसे हम होते, जैसे उसके बदले में आप होते, तो आप किस तरह का जवाब देते? यदि चांद आसानी से चिढ़ने लगे तो वह अपने घटते बढ़ते रूप से चिढ़ेगा, या चांद पर जो धब्बे दिखाई देते हैं उनसे चिढ़ेगा। और यदि कोई उसे लाल टमाटर जैसा कहेगा, इससे वह चिढ़ सकता है। घटने बढ़ने के आकार को कभी न ठीक होने वाली बीमारी कहे जाने की बात पर चांद जो है उत्तर देगा कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं तो एकदम सही हूँ। बीमारी तुमको होगी या तुम्हारे परिवार वालों को होगी। मैं तो अपनी इच्छा से छोटा बड़ा हो सकता हूँ, तुम तो नहीं हो सकती हो। ओके। दूसरा है, यदि कोई सूरज से गप्पे लगाए तो वह क्या लिखेगा? यदि कल्पना से गद्य या पद्य अपनी कल्पना से गद्य या पद्य में लिखो। इसी तरह की कुछ और गप्पे निम्नलिखित में से किसी एक या दो से करके लिखो। तो यहाँ मैंने 2 कविताएं लिखी है। जैसे सूरज के साथ किस तरह से आप गप लगाओगे? ठीक है। सूरज दादा आग का गोला बनकर क्यों फिरते हो, किसे देख जलते हो, इतना क्यों तुम आग उगलते हो, गुस्सा इतना क्यों तुमको, ऐसे हमको मत देखो, पता मुझे है, जल जल कर भी तुम जग को जीवन देते हो, पर इतना जलना भी क्या कि जीवन मरण बन जाए। अब थोड़ा पिघलो भी दादा, यह तपन जरा घट जाए। ओके। दूसरा है, सड़क के साथ गप लगाना। ओ सड़क रानी, घर तुम्हारा कहाँ, कहाँ से आती हो और मुड़कर घूमकर फिर कहाँ चली जाती हो, थकती नहीं क्या तुम कभी, रुकती नहीं हो क्या जरा, यह किस अनंत यात्रा पर निकल पड़ी हो तुम भला। ओके। बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना। भाषा की बात में देखते हैं। चांद संज्ञा है, चांदनी रात में चांदनी विशेषण है। नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखो और बताओ कि कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहे हैं। इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखो। जैसे गुलाबी पगड़ी, मखमली घास, कीमती गहने, ठंडी रात, जंगली फूल, कश्मीरी भाषा। तो इसमें विशेषण है गुलाबी, ठंडी, मखमली, जंगली, कीमत और कश्मीरी। तो इसमें सब में ई प्रत्यय लगा है और मूल शब्द हो जाएगा गुलाब, ठंड, मखमल, जंगल, कीमत, कश्मीर। उपयुक्त जो संज्ञा होगा, गुलाबी लहंगा, ठंडी लस्सी, मखमली चादर, जंगली पौधा, कीमती पोशाक, कश्मीरी लड़की। ओके बच्चों, तो इस तरह से आप इसका आंसर देंगे। प्रश्न नंबर 2, गोल मटोल गोरा चिट्टा। कविता में आए शब्दों के इन जोड़ों में अंतर यह है कि चिट्टा का अर्थ सफेद है और गोरा से मिलता जुलता है, जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है, यह शब्द मोटा से बना है। ऐसे 4 शब्द युग्म सोचकर लिखो और उनका वाक्यों में प्रयोग करो। तो जैसे उड़ता फिरता, ठीक है, यह तोता सारे दिन टेंटे करता उड़ता फिरता रहता है। ख में टेढ़ा मेढ़ा, बच्चे ने एक टेढ़ा मेढ़ा चित्र बनाया। ग में भूले विसरे,
आज रेडियो पर भूले बिसरे गीत प्रसारित किए जा रहे हैं। आंधी पानी, आंधी पानी में घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। ओके। तीसरा है बिल्कुल गोल। कविता में इसके दो अर्थ हैं, गोल आकार और गायब होना। ठीक है ना, गोल आकार का और गायब होना। ऐसे 3 शब्द सोचकर उनसे ऐसे वाक्य बनाओ जिनके दो दो अर्थ निकलते हों। तो जैसे पत्र, पत्ता, बसंत में वृक्षों से पत्र झड़ने लगते हैं। ठीक है ना। चिट्ठी, दूसरा है चिट्ठी, आज दादी जी का पत्र आया था। ग में और ख में अंबर, वस्त्र, विष्णु भगवान पीताम्बर धारण करते हैं। दूसरा है आकाश चांदनी रात में अंबर की शोभा निराली होती है। ग में कनक, सोना, यह हार कनक से बना है। धतूरा, कनक खाने से आदमी पागल हो जाता है। तो कनक कनकते 100 गुना, माँ दिखता अधिकार, या पाए बहुरात नर, वा खाए बहुराए। ठीक है ना। तो एक कनक का अर्थ होता है सोना और एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। ताकि, जबकि, चूंकि, हालांकि कविता की जिन पंक्तियों में ये शब्द आए हैं उसे ध्यान से पढ़ो। ये शब्द 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए 2-2 वाक्य बनाओ। तो ताकि, मोहन मन से पढ़ रहा है ताकि परीक्षा में प्रथम आ सके। मैं सुमन के साथ मंदिर जाता हूँ ताकि हम सब साथ में पूजा कर सकें। ये ताकि शब्द से है। जबकि, महेश ने मोहन की मदद की जबकि दोनों में बातचीत बंद थी। वह विज्ञान का शिक्षक है जबकि उसका भाई चित्रकार है। ओके। ग में चूंकि राधा की माँ बीमार है इसलिए उसे पढ़ाई के साथ घर के काम भी करने पड़ते हैं। चूंकि उसे खाना बनाना था इसलिए वो जल्दी घर चली गई। घ हालांकि, हालांकि नेहा पढ़ने में कमजोर है पर वह बहुत मेहनती है। हालांकि उसने गाली नहीं दी थी फिर भी वह पिट गया। 5वां है जैसे गप, गप, गप सप, गपबाजी। क्या इन शब्दों के अर्थों में अंतर है? तुम्हें क्या लगता है? तो लिखो। तो देख लेते हैं। गप, हल्की फुल्की बात, गप सप, बातचीत, समय काटने के लिए। ठीक है ना। और गपबाजी, बातें करना व्यर्थ की बातों में। मतलब गपबाजी समय बिताना, बातें करना व्यर्थ की बातों में। ओके। अब आते हैं, ये कुछ पाठ से संबंधित है तो इसे भी देख लो आप। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में कई प्रकार के कैलेंडरों का इस्तेमाल होता है? नीचे 2 प्रकार के कैलेंडर दिए गए हैं, इन्हें देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे 2063 सन 2006। ठीक है। इन कैलेंडरों में से कौन सा कैलेंडर चंद्रमा के अनुसार है? क्या आपके आसपास इन दोनों कैलेंडरों का इस्तेमाल होता है? यदि हाँ तो किन किन मौक़ों पर कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का क्या कार्य होता है? तो ये देख लो उत्तर। इन कैलेंडरों में संवत 2063 वाला कैलेंडर चंद्रमा के अनुसार है। हाँ, हमारे आसपास दोनों कैलेंडरों का इस्तेमाल अंग्रेजी महीने की तारीख देखने के लिए होता है। तीसरा है कृष्ण पक्ष का अर्थ है महीने का वह पक्ष 15 दिन जो पूर्णिमा के अगले दिन से लेकर अमावस्या तक होता है तथा शुक्ल पक्ष अमावस्या के अगले दिन यानी प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक होता है। ओके बच्चों, अब देखो ये भी पाठ से संबंधित है। चांद की पोशाक की क्या विशेषता है? आकाश के चारों तरफ फैली हुई है, ये उसकी विशेषता है। कवि के अनुसार चांद को क्या बीमारी है? तिरछे रहने की। क्या है? तिरछे रहने की। लड़की चांद के घटने बढ़ने का क्या कारण बताती है? तो लड़की कहती है कि चांद किसी बीमारी से ग्रस्त के कारण घटता बढ़ता है। चौथा है यह मरज आपको अच्छा ही नहीं होने में आता है का आशा स्पष्ट कीजिए। तो ये हो जाएगा चांद 15 दिन अमावस्या के अगले दिन से लेकर पूर्णिमा तक बड़ा होता है। पूर्णिमा के अगले दिन से अमावस्या तक फिर छोटा होता चला जाता है। चांद का यह क्रम निरंतर चलता रहता है। तो
हमको बधू ही निरा समझा है, अर्थात बुद्धू ही निरा समझा है कहकर लड़की क्या कहना चाह रही है? तो लड़की यह कहना चाहती है कि सारा आकाश तुम्हारे चारों ओर है, ऐसा लगता है जैसे यह संपूर्ण आकाश ही तुम्हारे वस्त्र हैं। ओके, तो तुम मुझे जो है बुद्धू मत समझो, बधू ही निरा मुझे बुद्धू मत समझो। मैं सब कुछ समझती हूँ कि तुम्हें यह कोई बीमारी है जिसके कारण तुम जो है तुम्हारा चेहरा भी दिखता है और वो चेहरा भी तुम्हारा घटता बढ़ता रहे। तो धन्यवाद बच्चों, इस पाठ को सुने और प्रश्न उत्तर करके दें। धन्यवाद।